नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट लॉ के पेपर को देख लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पर बनाए हुए इस पेपर को हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं और इस आधार पे हमें पूरा आइडिया भी आ जाता है, साथ ही साथ पूरे क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज देयर इज़ ए परफेक्ट यूनिफॉर्मिटी एंड रेगुलरिटी एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। यानी कि यूनिफॉर्मिटी और रेगुलरिटी तो है लेकिन चेंज नहीं होता इसमें, तो ये हो जाएगा फिजिकल और साइंटिफिक लॉ। ठीक है। हॉल एंड क्लासिफाइड लॉ अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शंस, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, हॉल एंड क्लासिफाइड लॉ अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शंस। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें मैच करना है। तो देखिए, सारे पहले हीगल का है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, द एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल एग्जिस्टिंग इन एंड फॉर इट सेल्फ। सेवनी का है हमारा, द रूल वेयर बाई द इनविजिबल बॉर्डर लाइन इज फिक्सड विद इन विच द बीइंग एंड एक्टिविटी ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑब्टेन्स अ सिक्योर एंड फ्री स्पेस। इसी प्रकार हियरिंग लॉ इज द फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ द कंडीशंस ऑफ लाइफ इन सोसाइटी एश्योर्ड बाई स्टेट्स पावर ऑफ कंस्ट्रेंट। ड्यूगिट का हमारा है, लॉ इज इसेंशियली अ सोशल फैक्ट विच रेगुलेट्स द कॉन्डक्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑफ द कम्युनिटी। इस प्रकार सारे मिले हुए हैं और ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्हेन अ लॉ ऑब्लाइज अ पर्सन टू डू एन एक्ट द ड्यूटी इज कॉल्ड ऑप्शन डी पॉजिटिव ड्यूटी। पांचवा प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इज ऑल्सो नोन एज सिम्बलिस्ट थ्योरी। तो सिम्बलिस्ट थ्योरी के रूप में हम ब्रैकेट थ्योरी को कहते हैं। अब देखिए, विच थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव थ्योरी। पॉजिटिव थ्योरी यानी कि लेबर थ्योरी, ऑप्शन ए। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, व्हेन द ओनरशिप इज वेस्टेड इन अ सिंगल पर्सन इट इज कॉल्ड सोल ओनरशिप। अब सिंगल पर्सन तो सोल ओनरशिप हो जाएगी। आठवां प्रश्न देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू जेम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी शुड नॉट ओनली बी कन्फाइंड टू प्राइवेट राइट्स बट इट शुड बी कंसिडर्ड एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिंग मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अब स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी इज प्राइमरली ऑफ टू काइंड्स नेमली कार्पोरियल एंड इनकार्पोरियल। तो कौन से करेक्ट हैं? दोनों करेक्ट हैं, यानी जेम्स का जो स्टेटमेंट दिया वो भी सही है और प्रॉपर्टी जो प्राइमरली बोला दो काइंड्स की होती है, कार्पोरियल इनकार्पोरियल, वो भी सही है। अब देखिए, तेंदुलकर कमेटी कंप्यूटेड पॉवर्टी लाइन्स फॉर 2004 to 5 एट अ लेवल दैट वॉज इक्विवेलेंट इन परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स टू ऑप्शन सी, टर्म्स टू 33। अब देखिए 10th क्वेश्चन, एसर्शन रीजन का है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन द सब्सटेंटिव सिविल लॉ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शंस। रीजन, दे आर लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, द लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन एंड लॉ ऑफ स्टेटस। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब ये क्या है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी, या ऑप्शन डी, इट इज़ अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी, यानी वी द पीपल। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एडमिट्स डिस्क्रिमिनेशन विद रीजंस। अब ये किस केस में कहा है, तो ये स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस के केस में कहा था कि स्टेटस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एडमिट करती है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है ना, यानी डिस्क्रिमिनेशन विद रीजंस, तार्किक डिस्क्रिमिनेशन है, तार्किक भेदभाव है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस। 13वां प्रश्न देखिए, अब यहाँ मैच करने हैं, राइट टू गो अब्रॉड, अब इसमें हो जाएगा मेनका गांधी केस, प्रिजनर्स राइट हो जाएगा सुनील बत्रा केस, डेथ पेनल्टी का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बचन सिंह केस, और गवर्नमेंट्स लाइबिलिटी ये भीम सिंह का केस, यानी कि 2431 2431। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट आर डिस्टिंग्विश्ड इन विच पार्ट। तो सेंटर स्टेट की जो रिलेशन की बात की गई है वो हमारे सी में की गई है, यानी कि 11 में। लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन
सेंटर एंड स्टेट। अगला प्रश्न देखिए, विच एक्सपेंडिचर इज़ नॉट चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कौन सा है इसमें से जो चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी भी है, पेंशन जजेस हाई कोर्ट की भी है, चेयरमैन कमीशन के होंगे वो भी है। ये सैलरीज अलाउंसेस पेंशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इससे नहीं दी जाती है। अब देखिए अगला प्रश्न, हु एमंग्स द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, द अप्रोच दैट जजेस मेक लॉ इज़ नॉट अप्रिशिएटेड बाई। तो जजेस मेक लॉ इज़ नॉट अप्रिशिएटेड पूछ रहा है, तो अप्रिशिएट तो वो सामन ने किया है, बेकन और डाइसी ने भी किया है, हैमर्ड इसका आंसर हो जाएगा नहीं। तो जजेस मेक लॉ अगर पूछ दे तो सामन तो इसके सबसे बड़े सपोर्टर थे, यहाँ बोल रहा है नॉट, तो नॉट में कम से कम सामन नहीं को, तो आपको पता है ना, बेकन और डाइसी अगर आप नहीं भी जान रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आमड। तो सामड और हैमर्ड दोनों एंटी थे। अब देखिए 18वां प्रश्न, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 सब आर्टिकल 1 ऑफ द ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। रीजन क्या है? वेयर अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द प्रेसिडेंट में सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो देखिए रीज़न भी सही है और इसका आंसर हो जाएगा हमारा, बात तो दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी। 19वां प्रश्न देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस कैन बी मेड फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन के बाद। 19वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा। 20वां प्रश्न देखिए, इलेक्शन कमीशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 25 जनवरी 1950। डेट में आप इसलिए श्योर हो जाएंगे क्योंकि इसी दिन हम मनाते हैं मतदाता दिवस। ठीक है ना, 23 जनवरी को होता है पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर, और 25 जनवरी को हम मनाते हैं अपना इलेक्शन डे। ठीक है ना, मतदाता दिवस यानी कि वोटर्स डे। तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना के उपलक्ष्य में ही मनाते हैं हम, इसलिए ये डेट आपको याद रहनी चाहिए। अब देखिए 21वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट द आउटकम ऑफ 44th अमेंडमेंट। तो 44th अमेंडमेंट का क्या आउटकम नहीं है इसमें से? 44वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला कह रहा है द एक्सप्रेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया गया आर्म्ड रिबेलियंस, ये भी सही है, तो 44th में ही आया था। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी विल नॉट बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट अनलेस अ रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू दैट इफेक्ट इज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम इन राइटिंग। देखिए ये भी है। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी शुड बी अप्रूव्ड विद इन 1 month, ये भी है, यानी कि अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year, ये नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू ए वी डाइसी द रूल ऑफ लॉ इज इम्बॉडीड इन। तो आर्टिकल 14 में ही रूल ऑफ लॉ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर एप्लीकेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स। नेचुरल जस्टिस के नियम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग पर एप्लीकेबल होते हैं। एक क्रैबेक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिस्ट को मैच करना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है देयर इज़ नो रिजिड फार्मूला फॉर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है, देखिए पहले इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन डी है 3124। ठीक है, तो 3124 हम आपको पहले मैच कर देते हैं 3, यानी कि उसके बाद चॉइस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये हो जाएगा आर दास। अब इसके बाद जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मैनिफेस्टली एंड अनडाउटली सीन टू बी डन, ये आर वर्सेस ससेक्स का केस है। और मीनिंग ऑफ बायस, ये सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वर्सेस मुनुस्वामी। तो देखिए इसमें अगर आपको सीक्रेट 2 मालूम है तो आप कितनी एलिमिनेट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे लीडिंग केस है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो देखिए सीक्रेट 2 भी अगर आपको एलिमिनेट मालूम होता तो आपको ये 2 ऑप्शन तो ईजिली एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ठीक है ना, और अगर कोई एक अन्य केस मालूम होता यानी मीनिंग ऑफ बायस के अलावा, तो भी आप चीज़ों को क्लियर कर ले जाते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
डी 3124। A public international law may be described as a body of rules governing the relation between states. Public international law may be described as a body of rules governing the relation between states। तो ये जाहिर सी बात है, इस स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो लग जा रहा है कि भाई ये तो बहुत सही डिफाइन कर रहा है, यानी कि करेक्ट है। बॉडी ऑफ रूल्स है जो किसकी बात करता है, रिलेशन बिटवीन स्टेट्स, ठीक है ना। तो स्टेट्स के बीच में क्या होगा, नेशनल लॉ लगेगा नहीं, इंटरनेशनल लॉ ही रहेगा। अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचान करनी है। 26वां प्रश्न, पहला कह रहा है इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स, जैसा ऊपर दिया हुआ था ये सही है। दीज लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन हैव नो रिलेशन विद द कस्टम एंड ट्रीटीज़, ऐसा तो नहीं है। ये तो हमने आर्टिकल 38 ICJ का पढ़ के पता कर लिया है कि नो रिलेशन बहुत ही डीप रिलेशन है। तो यही इनकरेक्ट पूछा था, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी दोनों स्टेटमेंट भी आप पढ़ लीजिए जो कि सही दिए हैं सी और डी। अब देखिए 27वां प्रश्न, द प्रैक्टिस ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडिंग ग्रेट ब्रिटेन इज टू कंसिडर डी फैक्टो एंड डी यूरे रिकॉग्निशन एट पार इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी विद इन द jurisdiction ऑफ रिकॉग्नाइजिंग स्टेट। द इंग्लिश कोर्ट टुक दिस व्यू इन विच केस। तो ये था रिपब्लिक ऑफ स्पेन वर्सेस अरंजाजुमेंदी केस, ठीक है ना। यानी कि जो प्रैक्टिस ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट, जिसमें कि ग्रेट ब्रिटेन भी शामिल है, उसमें ये है कि जो डिफैक्टो डी यूरे रिकॉग्निशन होता है वो बराबर ये किसी, ठीक है ना, इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी विद इन द jurisdiction ऑफ रिकॉग्नाइजिंग स्टेट। अब ये किस में दिया गया था, तो रिपब्लिक ऑफ स्पेन वर्सेस अरंजाजुमेंदी केस में प्रॉपर्टी कंसर्न में ये बात कही गई थी। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मेनली डील विद द परमानेंट रेसिडेंस ऑफ द पर्सन। इसकी बात आएगी तो डोमिसाइल की बात आ जाएगी, परमानेंट रेसिडेंस की बात आ रही है तो डोमिसाइल, ठीक है। पीपल अर्ज फॉर असाइलम ड्यू टू, तो असाइलम की मांग क्यों करते हैं भाई, रिलीजियस कॉज भी हो सकता है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, पॉलिटिकल ओपिनियन भी हो सकता है, तख्ता पलट हो गया, कू हो गया, मार के भगा रहे हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हुआ, या आईसिस जहाँ थी वहाँ पे गे या LGBT के साथ क्या किया गया, इन सब, यानी कि और एथनिसिटी तो है ही। आप अगर कुर्दिश एरिया को भी देखे होंगे, या चीन में क्या उइगर मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है, तो आप जान गए ये सारी चीज़ें, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो। अब देखिए मोंटेविडियो कन्वेंशन डिफाइन करता है स्टेट को, ये सही है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ कन्वेंशन ऑफ द स्टेट एज पर पर्सन ऑफ इंटरनेशनल लॉ शुड पॉजेस सर्टेन क्वालिफिकेशन। तो स्टेट को डिफाइन करता है और ये भी बताता है आर्टिकल 1 कन्वेंशन द स्टेट एज ए पर्सन ऑफ इंटरनेशनल लॉ शुड पॉजेस सर्टेन क्वालिफिकेशन। तो ये सही है, ठीक है, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 31 को देखिए, A resolution in the General Assembly on a matter of importance, such as nomination of 10 non-permanent members, is required to be passed by 2/3 majority of total membership of the Assembly, ठीक है, ऑप्शन बी। 32 देखिए, द जजमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ टू बी साइंड। तो कौन साइन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट एंड रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाय द प्रेसिडेंट एंड रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट। अगला प्रश्न देखिए, अब हमें इसे मैच करना है। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, अटलांटिक चार्टर, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस और मॉस्को डिक्लेरेशन, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, तो अगर हम चीज़ों को ऑर्डर में पढ़े भी हैं तो हमें याद आ जाता है कि भाई ये तो होंगे, या कि इसको एलिमिनेट कर देखते हैं। चलिए अगर हम देखते हैं कि हमें अगर ये पता है कि सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस तो 1945 की है, क्योंकि सबसे पास में यही हुई थी, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन के बाद हुई है, ये भी पता है, और UN चार्टर से क्या रिलेशन है। तो अगर हमें पता है कि सी का तो 1 होगा, देखते हैं कितने ऑप्शन बचते हैं। देखिए ऑप्शन ए क्लियर हो गया, अगर एक ही हमें पता है तो ठीक है, यानी कि वॉशिंगटन डिक्लेरेशन हमारा कब हुआ है, 1942 में। अटलांटिक चार्टर हमारा कब का है, 1941 का है, ठीक है ना। 1941 का है अटलांटिक चार्टर, 42 का है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, और सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 45 की है, मॉस्को डिक्लेरेशन हमारा 43 का है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जा रहा है हमारा, सबसे पहले हमारा हो रहा है अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर के बाद 42 में होता है हमारा वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, वॉशिंगटन के बाद हमारा होता है मॉस्को डिक्लेरेशन, और मॉस्को के बाद होता है हमारा सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस।
अब देखिए 34वां प्रश्न है, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन ह्यूमन राइट्स कवर्स द डिफरेंट डायमेंशन सच एज सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सारे डायमेंशन कवर कर रहा है, ऑप्शन डी। द सैलिएंट फीचर ऑफ फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन वॉज, ठीक है ना, तो क्या थे 35th क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। यानी क्या क्या सैलिएंट फीचर थे, हॉस्पिटल शिप्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी मिलिट्री पर्पस, वुंडेड एंड सिक सोल्जर्स नॉट टू बी मर्डर, रेड क्रॉस वॉज गिवन राइट टू विजिट एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी ऑल ऑफ दीज। Acts done by several persons in furtherance of common intention is provided by which of the following section। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 34। 36 का ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी के संबंध में कौन सा ट्रू है, तो ऑप्शन सी हमारा 1 एंड 2, यानी कि एक्टस रियस इज फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम, मेंस रिया इज द फिजिकल एलिमेंट इन्वॉल्व इन अ क्राइम। ठीक है, तो फिजिकल एस्पेक्ट और फिजिकल एलिमेंट, तो मेंस रिया जो हमारा है वो मेंटल एलिमेंट है, तो ऑप्शन 3 तो अपने आप गलत हो गया, तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, और 2 सही है तो ओनली 1 भी नहीं सही होगा, यानी कि द 2 सिग्निफिकेंट एलिमेंट क्या है, वो मेंस रिया एंड एक्टस रियस है, तो 1 एंड 2 हो जाएगा। 38th क्वेश्चन देखिए, इन विच सेक्शन इट इज सेड दैट नथिंग इज ए क्राइम विच इज डन बाय समवन हु इज बाउंड बाय लॉ to do it or who has done it in good faith due to the mistake of fact and not by mistake of law। अब देखिए इसका आंसर हमारा जो 38 है वो हमें अगर कन्फ्यूज़न होनी है तो 76 तो 79 में होनी है। ठीक है, तो इन दोनों को आप क्लियर कर लीजिएगा। एक जगह है जस्टिफाइड बाई लॉ और है बाउंड बाई लॉ, तो बाउंड बाई लॉ पूछा था, ठीक है ना, तो BBL, और यहाँ पे है JBL। BBL बाउंड बाई लॉ एंड जस्टिफाइड बाई लॉ, 76 और 79, तो इसको याद रखिएगा। और 77 में हमारा जज आ जाता है, 79 में जो कोई ऑर्डर को उसके अनुपालन में करता है, 78 में जो है, जैसे कि अगर कोई हैंगमैन है उसको ऑर्डर मिला है और वो किसी को मार रहा है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है, तो इन सब चीज़ों की बात आ जा रही है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 39 क्वेश्चन देखिए, जनरल एक्सेप्शन विच वॉज मेड अंडर द IPC टू अवॉइड द नीड टू रिपीट मल्टीपल बाउंड्रीज विद द पीनल लॉज रिपीटेडली इज साइटेड इन विच सेक्शन। क्लियर हो गया 39 का ऑप्शन ए, 76 से 106, 76 to 106 जनरल एक्सेप्शन की बात जहाँ की गई है। इन केस ऑफ डाउरी डेथ अंडर सेक्शन 304B हु इज लाइबल फॉर डेथ, हस्बैंड हो चाहे का कोई रिलेटिव हो, दोनों ही होंगे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। सेक्शन 121 जो IPC का है वो क्या प्रोवाइड करता है, सेक्शन 141 में है वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और एबिटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी 121 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 41 का ऑप्शन ए, 121 में क्या दिया हुआ है, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और एबिटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, विद रेफरेंस टू ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Concealment of birth is also an offence. Sexual offence has been covered from section 370 to 375. Wrongful concealment by any person is a punishable offence। अब देखिए सेक्सुअल ऑफेंसेस बोल रहा है कि 370 से 375 है। अच्छा, तो 376 में क्या है, 77 में क्या है, तो ठीक है, जिसको भी पता हो जान जाएगा ये तो गलत है, यानी कि 2 नहीं होगा। अब जब 2 नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट भी नहीं होंगे, और 2 यहाँ भी है, तो ऑप्शन सी हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, एलिमिनेट करके, अगर हमें 1 एंड 3 नहीं पता है, केवल ये पता है कि 2 सही 2 गलत दिया है, यानी कंसीलमेंट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो एन ऑफेंस और रॉन्गफुल कंसीलमेंट बाई एनी पर्सन इज ए पनिशेबल ऑफेंस, तो 42 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। 43rd पढ़िए, इन विच फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डेथ पेनल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, बचन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन सी। 44 देखिए, सेक्शन 250 सबसेक्शन 1 ऑफ CRPC विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, तो 250 की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है कंपनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज, इसके साथ ही साथ कंपनसेशन में आप 357 भी पढ़ेंगे, ए भी पढ़ेंगे, बी भी पढ़ेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा, कंपनसेशन की बात जहाँ भी है वो हमें एक जगह पे याद रहनी चाहिए। 45 देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग केसेस शोज दैट द मैन्युफैक्चरर ऑफ
ड्रिंक्स ऑफ द ड्यूटी टू टेक केयर टू एवरी पॉसिबल कंज्यूमर ऑफ हिस प्रोडक्ट। 45 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, डोनो वर्सेस स्टीवेंसन। द लॉ ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट गिव्स ए राइट ओनली विद रिस्पेक्ट टू एंड इट इज़, ठीक है। तो 46 में क्या मैच करने के लिए आ रहा है हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू मनी एंड इट इज़ लिक्विडेटेड। तो अनलिक्विडेटेड की बात तो टॉर्ट में की जाती है और लिक्विडेटेड की बात जो होगी वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में हो रही है। फोर्टी सेवन देखिए, इंजूरिया साइन डेमनम को एक्सप्लेन नहीं करता है, डज नॉट एक्सप्लेन। इंजरी हुई है, डैमेज नहीं हुआ है। 47 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखिए इसमें है डैमनम साइन इंजूरिया, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल में, ना कि इंजूरिया साइन डैमनम। आपने पढ़ा ना, वो स्कूल, एक स्कूल था, दूसरा स्कूल उसके सामने खोल देता है और फीस कम कर देता है, फीस की कंपटीशन बढ़ जाता है, तो कंपटीशन इसके बच्चे कम हो जाते हैं, तो इसको डैमेज तो हो रहा है लेकिन इसका कोई राइट तो नहीं वायलेट हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि आपका कोई लीगल राइट वायलेट हो नहीं रहा है, तो कोई लीगल डैमेज है नहीं, जब तक लीगल डैमेज है नहीं तब तक कुछ एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो उसने कहा कि डैमनम साइन इंजरी, आपको डैमेज तो है लेकिन कोई इंजरी नहीं है, और जब तक इंजरी लीगल नहीं होगी तो कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी। ये बात ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल में कही गई थी। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट डज नुसेंस एज ए टॉर्ट मीन्स। नुसेंस एज ए टॉर्ट मीन्स अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद पर्सनस लैंड। ऑप्शन ए। 49 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रेसपास इज ए डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस, बैटरी कंसिस्ट ऑफ अनइंटेंशनल हार्म। देखिए अब ये तो गलती हो गया, तो देयर इज़ अ यूज़ ऑफ फोर्स इन केस ऑफ बैटरी। 49 का ऑप्शन सी, यानी कि 1 एंड 3। जब हमें पता कि 2 गलत हो गया, हमारा ऑप्शन 2 इज़ रॉन्ग, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो 1 एंड 3, ठीक है। 50वां प्रश्न देखते हैं, कलेक्टिंग लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कलेक्टिंग लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, ठीक है। अब देखिए इन सारे केसेस को हमें लगाना है। बॉक्स वर्सेस ज्यूब का केस है, कास्टर वर्सेस टेलर और निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। तो निकोलस वर्सेस मार्शलैंड अपने आप में बहुत फेमस केस है और उसका एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड है, ठीक है ना, जिसमें एक्ट ऑफ गॉड को कोई डिफेंस नहीं मिला था। तो इस यानी कि ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा। कास्टर वर्सेस टेलर का केस कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ है, बॉक्स वर्सेस ज्यूब का केस जो है वो एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो 1, 2, 3 ऑलरेडी मैच हैं, तो इसको हम कर देंगे ऑप्शन ए। अब देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो पूछ रहा था। तो मेंटेनेंस ऑफ आर्मी इज़ अ नॉन सोवरेन फंक्शन, ठीक है। दूसरा कह रहा है, अच्छा मेंटेनेंस ऑफ आर्मी इज़ अ नॉन सोवरेन फंक्शन, ये क्या है, गलत है कि सही है? तो जाहिर सी बात है, तो गलत ही होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है, स्टेट विल नॉट बी लायबल ऑफ एनी एक्ट बाय आर्मी पर्सन। अरे जब सोवरेन एक्ट फंक्शन है तो कैसे नहीं लायबल होगा अगर आर्मी का वो है तो, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि इन श्रीमती मेनम ओंगबी बीना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर द डिफेंडेंट वॉज फाउंड लायबल, ठीक है। तो कौन से ट्रू हैं? देखिए पहले पता लगा कि ये नॉन सोवरेन लिखा है वो गलत है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। अब 1 और 2 की बात, तो कह रहा है, सेकंड कह रहा था स्टेट विल नॉट बी लायबल ऑफ एनी एक्ट बाय आर्मी पर्सन। देखिए ये तो हमें पता है गलत है, तो 2 भी गलत है, तो 3 सही है। यानी स्टेट इन श्रीमती मीनाम ओंगबी बीना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर डिफेंडेंट वॉज फाउंड लायबल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केवल 3 सही है। अब देखिए कंपटीशन कमीशन से रिलेटेड केसेस आ गए हैं, तो यहाँ से हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।